अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं अली मुमताज़। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। बड़ी अहम मालूमात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ अरशद शरीफ शहीद के कत्ल को लेकर। जैसा कि आपको याद होगा कि जब ये इत्तला पाकिस्तान में पहुँची तो उस वक्त रात के तकरीबन कोई 2 बजे पौने 3 बजे का वक्त था और आप कह सकते हैं कि अर्ली आवर्स ऑफ द मॉर्निंग थे। तारीख़ 24 शुरू हो चुकी थी और जैसे ही ये इत्तला मेरे तक पहुंची तो मैंने अपने ज़राए से रब्ता किया और अपने ज़राए से जब मैंने रब्ता किया तो उन ज़राए से जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली, अब आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ वो चीज़ें जब खुल कर सामने आ रही हैं तो पता यही चल रहा है कि जो मुझे उस वक्त ज़राए ने बताया था और जो मैंने उसी वक्त सुबह 4:39 पर ट्वीट किया था वो मालूमात काफ़ी हद तक दुरुस्त थी। मैं आपके सामने वो मालूमात दोबारा रखता हूँ और फिर जो करंट सिनेरियो है उसको भी डिस्कस करूँगा और उसके अंदर वो कहाँ फिट इन बैठता है वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो ये कि मुझे ज़राए ने बताया कि अरशद शरीफ शहीद को मोगाड़ी से नैरोबी की तरफ आते हुए रास्ते में कत्ल किया गया है और ये पुलिस ने कत्ल किया है। उस वक्त जब मैंने ये बात कही तो पूरे पाकिस्तान में सुबह के 3:30-4 बजे तक यही बात हो रही थी, बल्कि 7-8 बजे तक यही बात होती रही है कि जी स्नाइपर अटैक था, स्नाइपर की गोली चली है और यही वजह है कि सर में गोली लगी है कि टारगेट करके मारा गया है। जबकि उस वक्त भी मैं यही कह रहा था क्योंकि मेरे ज़राए ने मुझे ये तफसील बता दी थी कि पुलिस की गोली से अरशद शरीफ शहीद को कत्ल किया गया है और ये भी कि वो कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे, फिर ये भी कि वो फार्म हाउस में ठहरे हुए थे, ये भी तफसील मुझे उस वक्त मिली। फिर GSU यानी कि जनरल सर्विसेज यूनिट पुलिस का एक हिस्सा है केन्या में, उनकी तरफ से ये कार्रवाई हुई। फिर ये भी कि पुलिस का ये क्लेम है कि गाड़ी चोरी की थी और चोरी की गाड़ी में से हमारे किसी पुलिस एहलकार पे गोली चली जिसके नतीजे में वो ज़ख्मी हुआ और जवाबी कार्रवाई में हमने ऐसा किया और ये चोरी की गाड़ी थी जो कि मतलूब थी। ये वो सारी तफसील है जो मैंने शेयर की। साथ ही साथ इम्पॉर्टेंटली मैंने ये भी बताया कि उस वक्त तक ज़रा ये क्लियर नहीं था कि ये राना या खुरम दोनों में से एक है। मैंने कहा जी राना या खुरम के बारे में पता किया जाए कि ये राना या खुरम कौन है। फिर मैंने ये भी कहा कि ARY उस वक्त सुबह 5 बजे 6 बजे तक चला रहा था कि जी हादसा है, ARY को सब पता है, ARY से पूछा जाए कि ये मामला क्या है और ये कैसे हुआ है। और ये मैंने इसलिए कहा था क्योंकि खुरम वहीद का ताल्लुक़, खुरम वहीद पूरा नाम है, खुरम वहीद का ताल्लुक़ ARY से है और खुरम वहीद उस वक्त गाड़ी में मौजूद था, ड्राइव खुरम कर रहा था और खुरम का भाई है वकार और वकार के फार्म हाउस पे अरशद शरीफ जाके ठहरा करते थे या वहाँ पर उनकी जो भी मसरूफियात थी। और वकार के बारे में ये कहा जाता है कि वकार की एक शूटिंग रेंज भी है, यानी कि जिस तरह जहाँ पर आप जाकर शूटिंग प्रैक्टिस करते हैं। आई एम श्योर यू ऑल अंडरस्टैंड इट प्रीटी वेल। तो ये वो तफसीलात थी जो मैंने उसी वक्त बताई। खुरम का नाम मैंने उसी वक्त कि जी खुरम का पता किया जाए कि खुरम कौन है। फिर मैंने ये भी सवाल उठाया कि किसके कहने पर या किसके इसरार करने पर अरशद शरीफ शहीद केन्या गए और फिर वहाँ पर ये सारा मामला जो हुआ इसकी तफ्तीश होना, तहकीक होना बहुत ज़रूरी है। तो अब हुआ ये कि जब जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो तफसीलात सामने आई कि खुरम गाड़ी में साथ मौजूद था, ड्राइविंग सीट पर था, ड्राइव कर रहा था, लेकिन उसको गोली भी नहीं लगी, वो अनहर्ट था और उसको हॉस्पिटलाइज भी नहीं करना पड़ा और वो बिल्कुल ठीक था। और खुरम किसका भाई है? खुरम वकार का भाई है। वकार कौन है? वकार ARY के मालिक सलमान इकबाल साहब के बड़े अच्छे दोस्त हैं और सलमान इकबाल साहब ने ही अरशद शरीफ शहीद को वकार के पास किनिया भेजा। और क्यों भेजा? वो इस वजह से भेजा कि ये सवाल पूछे जा रहे हैं ना कि जी क्यों भेजा, किसने भेजा, किस लिए भेजा। 4-5 अगस्त को अरशद शरीफ शहीद पर एक अटैम्प्ट हो चुका था उनकी ज़िंदगी पे, उनको कत्ल करने की कोशिश की गई थी पाकिस्तान में। फिर उसके बाद दुबई चले गए, दुबई पहुँचे तो वहाँ पहुँचने के तकरीबन कोई 12 घंटों के अंदर ही कुछ लोग वहाँ दुबई पहुँच गए उनका पीछा करते हुए उनको कत्ल करने की गर्ज से। और फिर आप जानते ही हैं कि दुबई UAE गवर्नमेंट ने कहा कि जी आपको 48 घंटों के अंदर अंदर UAE को छोड़ना होगा। और फिर चूँकि अरशद शरीफ शहीद के पास शुरू में तो सब यही कह रहे थे, बल्कि बरतानिया में जो हमारे बड़े अपनी तरफ से काबिल रिपोर्टर्स बने फिरते हैं, वो जियो के मुर्तज़ा अली शाह और फिर दुनिया के वो अज़हर जावेद,
वो भी कहते रहे जी लंदन में थे, बल्कि हमारी उनसे बात भी हुई, उन्होंने कहा जी वापस आते हैं, मुलाकात करते हैं। वो लंदन जा ही नहीं सकते थे, वो लंदन गए ही नहीं, वो लंदन जा ही नहीं सकते थे। और गए इसलिए नहीं बिकॉज उनके पास कहीं का कोई वीज़ा नहीं था और सिर्फ एक वाहिद जगह थी केनिया जहाँ वो जा सकते थे। तो केनिया कैसे गए? केनिया मैंने आपको बताया कि यूएई गवर्नमेंट पे प्रेशर और उनके पास और किसी मुल्क में जाने की कोई ऑप्शन, कोई सूरत मौजूद नहीं थी, तो उनको केनिया जाना पड़ा क्योंकि केनिया का वीज़ा जो है वो ऑन अराइवल। अच्छा, ये तफसील भी मुझे उसी वक्त सुबह 4:39 पे बता दी गई थी कि केनिया में वो ऑन अराइवल वहाँ पर पहुँचे थे और उनको वहाँ पर इस तरीके से वीज़ा मिला था, ऑन अराइवल वीज़ा मिला था, और जो ऑनलाइन भी अप्लाई हो जाता है। तो दैट वाज द ओनली ऑप्शन लेफ्ट, जिसकी वजह से फिर अरशद शरीफ को वहाँ पर जाना पड़ा। वहाँ जाकर सलमान इकबाल साहब के दोस्त हैं वक़ार, उनकी तरफ वो ठहरे हुए थे, और ये जो गाड़ी में बंदा मौजूद था खुरम, ये वक़ार का जो सलमान इकबाल साहब के दोस्त हैं उनका भाई था। तो इन लाइंस पर इन्वेस्टिगेट करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा ये कि वहाँ पर पुलिस की तरफ से जितनी गोलियाँ चलाई गईं वो सारी गोलियों का रुख अरशद शरीफ शहीद की तरफ था। मैंने एक और ट्वीट की, उस ट्वीट पे भी आपको मौका मिले तो तवज्जो दीजिएगा। मैंने उसमें ये कहा कि जिस तरह से सर में गोली लगी है, ये गोली फासले से नहीं लगी है, ये गोली करीब से चली है, और करीब से चलते हुए गोली पिछली सीट से चली है। ये मैं बात एक दफ़ा फिर दोहरा रहा हूँ कि ये गोली फासले से नहीं चली है, बल्कि करीब से, बहुत करीब से चली है, पिछली सीट से चली है। और फिर उसके बाद इसको एक पूरा रंग दिया गया कि जी पुलिस ने फायरिंग की है, और फिर उसके बाद पुलिस की तरफ से फायरिंग करके, या ख़ुद भी फायरिंग करके, और या पुलिस से ये भी कह करके जी आप इतने पैसे पकड़ लें, क्योंकि केनिया की पुलिस हमारे यहाँ की पुलिस से कहा जाता है कि ज़्यादा करप्ट है। तो उनको पैसे पकड़ा दिए गए कि जी आप क्लेम कर लीजिएगा, मान लीजिएगा कि आपने किया है, और फिर गाड़ी के ऊपर फायरिंग वारा करके तो उसको एक तासुर दे दिया गया कि जी फायरिंग हुई है। अच्छा, जिस रिपोर्टेड गाड़ी का कहा जा रहा था कि जी ये गाड़ी रिपोर्टेड लॉस थी या स्टोलन थी, उसमें बच्चा अगवा हो गया था, हमें शुबा था, ये तो खैर वो सारी तफसील थी जो कि मैं आपके साथ पहले ही शेयर कर चुका था कि ये सारा मामला हुआ कैसे था। लेकिन मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाहूँगा कि जिस गाड़ी के बारे में ये कहा जा रहा था कि जी वो गाड़ी चोरी हुई है, वो थी KDJ 700F, KDJ 700F, F for France, F for फाइनेंस। और जिस गाड़ी में अरशद शरीफ शहीद मौजूद थे वो थी गाड़ी KDG, वो थी KDJ, ये थी KDG 200M। यानी कि दोनों गाड़ियों की नंबर्स भी, रजिस्ट्रेशन नंबर भी मुख्तलिफ, दोनों गाड़ियों की जो मेक है वो भी मुख्तलिफ, और फिर जिस गाड़ी की मुबैना चोरी पे इसको बेस किया गया था, उसकी जो हमारे यहाँ FIR होती है वहाँ पर OB नंबर होता है, उसका OB नंबर था 70231022, 70231022। जबकि अरशद शरीफ शहीद पर जो ये फायरिंग हुई और उनको शहीद किया गया, उसकी मगाड़ी पुलिस स्टेशन पर जो FIR दर्ज हुई, जिसको हम FIR कहते हैं, वो कहते हैं OB, वो नंबर है 14231022। यानी कि ये FIR जो अरशद शरीफ शहीद की थी, ये पहले दर्ज हो गई थी, और जो जिस बुनियाद पर कहा गया कि जी हमने फायरिंग की, वो FIR बाद में दर्ज हुई, जबकि उसको पहले दर्ज होना था, क्योंकि उसी की गाड़ी की रिपोर्टेडली चोरी होने की बुनियाद पर तो अरशद शरीफ की गाड़ी को इस तरीके से उस पर फायरिंग की गई। दूसरा ये कि पत्थर रख कर फायरिंग की गई, मतलब पत्थर रख के सड़क को बंद किया गया था, ब्लॉक किया गया था। अब पत्थर रख के सड़क को ब्लॉक कहाँ और कैसे किया जाता है? हमेशा कोई ना कोई पिकेट होती है वहाँ पर, जिससे जाहिर हो जाता है कि जी यहाँ पर आप को रुकना है। और वहाँ पर जिस सड़क पे, जो कि रात को 10 बजे जब ये वाक़या हुआ, तो उस वक्त तकरीबन सुनसान होती है, उससे पहले ट्रैफिक होती है। 10 बजे अगर आपने वहाँ पे पत्थर रख के किसी गाड़ी को रोकने की कोशिश की है, अगर ये पुलिस वाला वर्जन मान लिया जाए, तो वो भी समझ में नहीं आता है कि गाड़ी वहाँ पर कैसे रुक गई, या कैसे अंधेरे में पत्थरों को समझा जाएगा कि हाँ जी ये रोका जा रहा है। फिर पुलिस ने कहा है कि जी वही बात जो आप कह रहे हैं, मैंने आपको पहले बता दी कि जी अंदर से फायरिंग हुई है। ये सारी वो कहानियाँ जो कि गढ़ी जा रही हैं, पुलिस अपना वर्जन तब्दील कर रही है, अपनी उनके पास जो पहले उनकी तरफ से इंफॉर्मेशन दी जा रही है, उस इंफॉर्मेशन को बार बार तब्दील किया जा रहा है और उसको मुख्तलिफ रंग दिए जा रहे हैं, जबकि हकीकत यही है कि ये एक टारगेटेड अटैक था। अरशद शरीफ टारगेट थे,
उनको एक साजिश के तहत उनको ट्रैप करके, मैंने ये लफ्ज़ भी ट्विटर पे इस्तेमाल कर लिया था कि उनको केनिया में बुलाकर ट्रैप करके उनको कत्ल किया गया है। खुर्रम अभी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा नहीं है, खुर्रम को इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनाना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, पाकिस्तान से फेडरल गवर्नमेंट ने जो एक टीम भेजने का ऐलान किया है, जिसमें एक FIA से हैं अतर वहीद साहब, उनको भेजा जा रहा है, और उसके अलावा डिप्टी डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस ब्यूरो IB से हैं उमर शाहिद हामिद साहब। इन 2 साहिबान को भेजा जा रहा है। IBB और FIA भी इंटीरियर मिनिस्ट्री के रिपोर्टिंग में आती है, यानी कि फेडरल गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। फेडरल गवर्नमेंट PMLN से है। ये वही गवर्नमेंट है कि जिसके होते हुए दर्जनों FIR दर्ज हुई थी अरशद शरीफ शहीद पर, गद्दारी का मुकदमा किया गया था, उन पर तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए गए थे। और फिर पूछा जाता है जी पाकिस्तान से वो गए क्यों, क्या वजह बनी? तो जब इस तरीके से उन पर घेरा तंग किया जाएगा और झूठी फेक FIRs दर्ज की जाएंगी, तो फिर आप ख़ुद भी हुकूमत से, जो फेडरल गवर्नमेंट है, उससे मेरा सवाल है कि आप किस मुंह से अरशद शरीफ के अहले खाना से, या आप ये कहते हैं जी इन लाइन्स पर इन्वेस्टिगेट करेंगे कि अरशद शरीफ को पाकिस्तान से जाना ही क्यों पड़ा? आपने झूठी 13 FIR और एक ऐसा शख्स जो मुहिब वतन पाकिस्तानी है, जो पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल की बात करता है, जो किसी से कोई पैसे लेके कोई एजेंडे पर इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा होता था कि जी जिस पर एक वो राय या नैरेटिव बिल्ड किया जाए, बल्कि एक सच्चा पेट्रियाटिक पाकिस्तानी है, आपने उस पर गद्दारी का मुकदमा बना दिया। और अभी आप फिर किस मुंह से कहते हैं कि आपकी इन्वेस्टिगेशन होगी, आपकी ही ज़ेरे असर जो इदारे हैं उनसे लोग जाएंगे वहाँ पर, केनिया में जाकर इन्वेस्टिगेशन करेंगे और उस इन्वेस्टिगेशन को मान लिया जाएगा, जो भी तफसील आप बताएंगे। ये तो देखिए, इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज़ जब तक इसका हिस्सा नहीं बनेंगी तब तक इस पर कोई राय नहीं कायम की जा सकती। और मैं समझता हूँ कि PMLN में मरीन नवाज़ साहिबा और उनके वालिद साहब के साथ जो वहाँ UK में नासिर भट्ट साहब होते हैं, उनके ऊपर भी ज़रा नज़र रखनी चाहिए, कुछ तफ्तीश होनी चाहिए, उनके बारे में भी पूछगछ होनी चाहिए, क्योंकि PMLN में अरशद शरीफ को लेकर बड़ी नफ़रत पाई जाती थी, बहुत नफ़रत पाई जाती थी कि जी हमारे तमाम केसेस को एक्सपोज़ किया, पनामा के केस और उसके अलावा दीगर और मामलात में वो जो मकसूद चपड़ासी वाला मामला था वो भी, और दीगर और भी थे। इन सब के ऊपर अरशद शरीफ ने अपनी इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज़ की थी। और अभी भी अरशद शरीफ जिस डॉक्यूमेंट्री की बात हो रही है बिहाइंड क्लोज डोर्स, उसके अलावा एक और वेब सीरीज़ है जिस पर काम कर रहा था अरशद शरीफ, और उसमें एक डॉक्यूमेंट अरशद शरीफ के पास था, एक डॉक्यूमेंट किसी और के पास था, और कुछ रोज़ में वो एक और बहुत बड़ा स्कैंडल अरशद शरीफ शहीद मंजर आम पर लेकर आने वाले थे। और ज़ाहिरी सी बात है कि ये वो टाइमिंग बड़ी मैटर करती है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्यों अब जाकर ये वारदात डाली गई। और मैंने आपको तमाम फैक्टर्स बता दिए हैं, वो तमाम लोग बता दिए हैं, वो आपको चैनल बता दिया है कि किस चैनल से अरशद शरीफ शहीद वहाँ पर गए, किसके पास गए, वो किसका वाकिफ़ है, गाड़ी में खुर्रम नामी जो आदमी था वो किस तरह से बच गया, ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। फिर वही बात जो पहले भी मीडिया पे बहुत से लोग कर चुके हैं कि जब कहीं पे फायरिंग की जाती है तो फायरिंग या गाड़ी को रोकने के लिए टायर पे फायर किए जाते हैं या गाड़ी की बॉडी पर फायर कर दिया जाएगा, लेकिन इस तरह से गाड़ी के ऊपर फायरिंग कोई नहीं करता। तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और मरीम नवाज़ साहिबा ने अपनी वो ट्वीट तो डिलीट कर ही दी है, लेकिन मैं समझता हूँ इंतहाई घटिया हरकत थी। और उनकी जो ट्वीट है उनके डिलीट करने के बाद भी लोगों के पास अभी भी मौजूद है, मेरे पास भी मौजूद है, क्योंकि ये उस सोच की अक्कासी करती है और उनका जो असल माइंड सेट है ये उसका रिफ्लेक्शन है। और उनका माइंड सेट यही है कि शी इज़ अ वेरी वेनमस लेडी, उनके अंदर बहुत नफ़रत है भरी हुई। और यही वजह है कि वो राना सनाउल्लाह साहब से भी कहती हैं कि जी आपने अभी तक गिरफ़्तार नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा जहर भरा हुआ है। तो ये ट्वीट उनकी, और फिर इस ट्वीट को जो रीट्वीट करने वाले थे खुशामदी टोला, खुशामदी लोग या लाइक कर रहे थे, उनको भी शर्म करनी चाहिए कि जो ये मरीम नवाज़ साहिबा की ट्वीट पर उन्होंने रीट्वीट किया या उसको लाइक किया, उनको भी अकल करनी चाहिए। और आखिर में फैसल वाडा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कोई बात करने की मेरे ख्याल में ज़रूरत रह नहीं गई है, क्योंकि फैसल वाडा साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ख़ुद ही अपने आप को एक्सपोज कर दिया, खुद ही सब कुछ बता दिया। मतलब वो तो आए किसी और मिशन पे थे, किसी और मकसद से आए थे, लेकिन उन्होंने एक तरह से इतनी बॉन्डी किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है
और फिर जिन्होंने उनको भेजा था वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, उन्होंने भी एक ऐसी गलती कर दी। वो कहते हैं हमेशा कोई ना कोई निशान पीछे बंदा छोड़ ही देता है, कि उन्होंने पीटीवी पे उसको ऑन एयर करवा के उसको बिल्कुल ही पक्का कर दिया, स्टैंप लगा दी, ठप्पा लग गया कि ये प्लांटेड प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और ये एक सेट एजेंडा था जिस पर फैसल वाउडा साहब ने आकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और उनकी किसी भी बात को सच और तस्लीम नहीं किया जा सकता। बिकॉज अभी तक वो कहते हैं जी मेरे पास ये मेरा फ़ोन है, फोरेंसिक है, करवा लें, ये सब ड्रामेबाजी है, फोरेंसिक करवा लें। फोरेंसिक करा के क्या होगा, आपके फ़ोन में उनके साथ रब्ते आपके हुए होंगे, ठीक है, मान लिया, इसमें फोरेंसिक कराने वाली क्या बात है, सिर्फ ये सारी रंगबाजी है, फनकारी और कुछ नहीं है फैसल वाडा साहब की। और अभी तक वो 3 रोज़ गुजर गए, उन्होंने कहा जी मैं अभी आया हूँ और कल मैं जनाजे में शिरकत करूँगा। वो अभी 3 दिनों में, बल्कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी ज़्यादा ज़रूरी था कि वो घर जाते, अरशद शरीफ शहीद के और उनकी वालदा से मुलाकात करते और ताज़ियत करते और उनके पास जाकर बैठते, बात करते। कहते हैं जी वो हमारे लिए भी हमारी माँ की तरह है, तो फिर जाना चाहिए था ना, बजाय इसके कि आप भागे भागे इस्लामाबाद प्रेस क्लब आ गए और आपने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। दुआ है जी हमारी, अल्लाह ताला अरशद शरीफ शहीद को जवार रहमत में जगह अता फरमाए और फैमिली को सब्र दे। कहना बहुत आसान है, लेकिन जो इसमें से गुज़र रहा होता है उसी को पता होता है कि वो किस तकलीफ़ से, किस सदमे से गुज़र रहा है। बाकी सब दिलासे तो दे सकते हैं, पर वो यकीनन जिस पे गुज़र रही होती है वो उसको बेहतर समझता है। और अब से कुछ घंटों के बाद 27 तारीख शुरू हो जाएगी और अरशद शरीफ शहीद के बड़े बेटे जो कनाडा में होते हैं, वो जैसी तारीख़ तब्दील होगी तो 2 बजे वो कनाडा से आ रहे हैं। अल्लाह ताला उन्हें भी सब्र दे, और उनकी आमद का इंतज़ार था कि वो आ जाएं, तो फिर उसके बाद तदफीन होगी। इसके साथ ही जी मुझे अली मुमताज़ को इस वीडियो से दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।